नमस्कार, द एजुटेक स्वागत करता है। अवे टू ज्योग्राफी। आज एजुटेक में हम सीखेंगे धूमकेतु। धूमकेतु आकाश में सबसे शानदार वस्तुओं में से है और सौरमंडल के निर्माण से बचे हुए आदिपिंड धूमकेतु हैं। यानी जो धूमकेतु है वो क्या है? जो आदिपिंड के रूप में आकाश में है, सौरमंडल के निर्माण से बचे हुए पदार्थों से बना हुआ। सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा पिंड, यह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, जो छोटा पिंड होता है, जिसकी रचना का एक बड़ा भाग वाष्पशील बर्फ से होता बना है। यानी इसका एक भाग जो होता है, इसका जो अधिकांश भाग होता है वो वाष्पशील गैसों से बना है। केतु पहले ठोस पिंडों के रूप में माने जाते हैं जो सौरनिहारिका में बने हैं। धूमकेतु सौरनिहारिका के सौरमंडल के ही निकाय हैं। सौरमंडल के अंतर्गत ही इनको माना जाता है, जो पत्थर, बर्फ और गैसों से बने हुए छोटे-छोटे एवं ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं यानी बहुत दूर से स्थित होते हैं, जहाँ पर सूर्य का तापमान नहीं पहुँच पाता, इसलिए ठंडे होते हैं। यह भी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा ये भी करते हैं। और छोटे धूमकेतु वास्तव में सौरमंडल के खजाने हैं। ये छोटे तो हैं धूमकेतु, लेकिन सौरमंडल के खजाने, खजाने का मतलब ये है कि उससे संबंधित जानकारी को जुटाने वाले या प्रदान करने वाले हैं। धूमकेतु लगभग 4.6 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल की शुरुआत में बने हुए हैं। यानी शुरुआत में जैसे जब सौरमंडल का गठन हो रहा था, तो प्रारंभिक रूप में यही पिंड बने, इकट्ठे हुए और फिर कुछ सूर्य बन गए, कुछ आपके ग्रह बन गए, कुछ उपग्रह बन गए, कुछ क्षुद्र ग्रह बन गए, कुछ अवतरित ग्रह एस्टेरॉइड के रूप में हैं। तो इस तरीके से ये वही पदार्थ हैं जो प्रारंभिक रूप से बने हुए थे। और ज़्यादातर अंधेरे यानी गहन कार्बनिक पदार्थों के साथ बर्फ से बने हुए हैं। इन्हें गंदे स्नोबॉल के रूप में संदर्भित इनका एक नाम दिया गया, जो गंदे स्नोबॉल के रूप में जानते हैं। यह सौरमंडल के गठन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देते हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये प्रदान करते हैं। धूमकेतु अपने चमकीले चमकते कोमा और उसके धूल की लंबी पूंछ और आयन पूंछ युक्त होते हैं। यानी कोमा होता है चमकता हुआ पदार्थ क्षेत्र, फिर उसके बाद पूंछ होती है, तो इनसे ये जुड़ा हुआ होता है, तब हम इन्हें धूमकेतु के नाम से जानते हैं। जैसे और दूर स्थित पिंड को हम नहीं पहचान पाते कि वो धूमकेतु है या क्षुद्र ग्रह है, ठीक है? यह किसी भी दिशा में यादृच्छिक या अचानक से प्रकट होने वाले पिंड हैं, प्रकट हो सकते हैं और कई महीनों तक शानदार और हमेशा बदलते प्रदर्शन करते हैं। यानी जब सूर्य के आस-पास आ जाते हैं, तो ये प्रकट होते हैं, तब ये हमें दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए इनकी पूँछें होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं। सूर्य के चारों ओर अत्यधिक विलक्षण कक्षा में घूमते हैं तथा सूर्य की इनकी जो गति होती है, वो सूर्य के चारों ओर बहुत अधिक परवलयिक या अंडाकार, बहुत अधिक अंडाकार पथ पर ये परिक्रमा करते हैं। और धूमकेतु ग्रहों से परे की कक्षाओं में समाहित, यानी ग्रहों की जो सीमा है उसके बाद जो क्षेत्र है उसी में ये स्थित माने जाते हैं। इसलिए वे सौरमंडल के पिंडों के पिघलने, यानी जो सौरमंडल के पिंड हैं पिघले हैं कभी, फिर उनका पुनर्निर्माण हुआ है, फिर उनका संशोधन हुआ है, तो ये सारी प्रक्रियाओं से ये गुजरते हैं हर बार। इनके पास जो शुरुआती सौर निहारिका थी, वह उसकी जानकारी और उस समय की हालात क्या थे, कंडीशन क्या थी, प्रणालियों और ग्रह प्रणाली, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ, यह सब उसमें जो गुजर की जानकारी, जो भी भौतिक क्रियाएं हुई हैं, उन सब की जानकारी इनके पास होती है। धूमकेतु के भाग की बात करें तो धूमकेतु के भाग यहाँ चित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक कोमा है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, नाभिक है, फिर जो आगे उसका एक पथ है, फिर सोलर विंड और सनलाइट, जिसके प्रभाव में इसके साथ पूंछ बनती है और दो प्रकार की पूंछ यहाँ पर दिखाई गई है। तो और साथ ही साथ अभी एक और पांचवें भाग की बात की जाती है, जो कोमा का ही ऊपरी हिस्सा होता है। धूमकेतु शब्द ग्रीक शब्द कॉमेट्स से आया है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। यानी जो धूमकेतु शब्द बना है वो कॉमेट्स से लिया गया है। कॉमेट्स जो ग्रीक शब्द है, जो अभी भी उसे कॉमेट्स के रूप से जानते हैं, और जिसका अर्थ होता है कि लंबे बालों वाला। जब यह कब बाल इसके खड़े होते हैं, कब बाल इसमें आते हैं, जब ये सूर्य के करीब आता है, तो ऊपर बर्फ ऊपर उठती है, यानी इसका क्या होता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से यह इसके बर्फ सीधे बर्फ से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर वाष्पशील होती हैं, धूल के कणों को अपने साथ लेकर धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर फैल जाती है। तो इसके चारों ओर जो नाभिक होता है वो उसके चारों ओर ये फैल जाती है, जिससे उज्ज्वल बाहरी वातावरण का रूप के रूप में जाना जाता है, जिसे उज्ज्वल बाहरी वातावरण बन जाता है और इसी रूप में इसे जाना जाता है। धूमकेतु के भाग कुछ वैज्ञानिक धूमकेतु के 4 भाग मानते हैं, तो कुछ 3 भाग मानते हैं। यहाँ पर हम 4 भागों की चर्चा कर रहे हैं। कोमा, पहला भाग जो हम सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है चमकते हुए, वो होता है कोमा। धूल और गैस अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। कोमा क्या है? कोमा ऐसा भाग होता है जिसमें से धूल और गैसें अंतरिक्ष में पूरी तरीके से मुक्त होती रहती है। यह नाभिक के चारों ओर स्वतंत्र रूप से बनने वाला वातावरण है, जो तब बनता है जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है और वह वाष्पित होकर, यानी जो धूमकेतु का कोमा होता है वो उसी समय बनेगा जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आएगा और उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्प होकर गैस के अणु, धूल के अणुओं के साथ में बाहर की ओर फैलने लगता है और चमकने लगता है। जब धूमकेतु सौरमंडल के सौरमंडल में आंतरिक भागों में प्रवेश करता है और विकिरण के साथ धूल के अस्थिर वाष्प पथशील पदार्थ धूल के साथ नाभिक के चारों ओर फैलता है, बाहर नाभिक के बाहर निकलता है, जिससे धूमकेतु के चारों ओर अत्यंत कमजोर वातावरण बनता है, जिसे हम कोमा कहते हैं। तो अत्यंत कमजोर वातावरण जो धूमकेतु के सूर्य के पास आने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पित होकर धूल कणों के साथ नाभिक के चारों ओर फैल जाता है, उसे ही कोमा कहा जाता है।
धूमकेतु के नाभिक और पूंछ। तो इसके बाद कोमा के अंदर जिससे जो बचा हुआ भाग होता है, यानी धूमकेतु का वह बचा हुआ भाग जो कोमा के बीच में स्थिर होता है। कोमा वाष्पशील पदार्थ बाहर हो गया, उससे बाहर चीजें निकलती रहती हैं, और जो बच गया उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक वो यह धूमकेतु का ठोस पिंड है जो कुछ किलोमीटर का हो सकता है, होता है, या बहुत से भी छोटा भी हो सकता है, और सिलिकेट, कार्बनिक धूल कणों आदि के मिश्रण से बना होता है। इसमें जमी हुई गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया होती हैं। यानी जो गैसें होती हैं नाभिक में, वो सारी कुछ इसमें जमी हुई अवस्था में रहती हैं। जैसे जैसे सूरज के नजदीक आता है वो पिघलती चली जाती हैं, वाष्पशील होती रहती हैं। इनका आकार अनियमित होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता कि हम चतुर्भुज मान लें, वृत्ताकार मान लें, फिर वृत्ताकार, या फिर आप आयताकार मान लीजिए, वर्गाकार, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कोई आकार नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कि नाभिक हमारे सौरमंडल प्रणाली में पाए जाने वाले सबसे कम परावर्तक निकाय हैं, यानी परावर्तक पदार्थ होते हैं। जैसे चंद्रमा में क्या होता है, सूरज का प्रकाश मिलता है, परावर्तित करते हैं, जिससे हम उसे देख पाते हैं। किंतु इसके नाभिक जो होते हैं इतने कम परावर्तक होते हैं कि इन्हें हम देख नहीं पाते। सूरज का प्रकाश यहाँ पर जाके बहुत कम परावर्तित होकर वापस आता है, यानी काले पदार्थों से बना होता है। धूमकेतु की पूंछ दूसरा इसका भाग होता है, तीसरा भाग, सॉरी, धूमकेतु की पूंछ। तो ये धूमकेतु की पूंछ धूल कणों से बनी होती है या आयनिक कणों से बनी होती है, या आयन से बनी होते हैं, आयनिक होते हैं। तो इसी आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, या इसके दो वर्ग किए जाते हैं, एक आयन पूंछ, दूसरा धूल पूंछ। तो धूल पूंछ में वही है, धूल कणों से बनी होती है, धूल के कण जो होते हैं उससे बनी होती है। लंबी घुमावदार पूंछ बनने के लिए, यानी ये इसे बनने के लिए, लंबी घुमावदार पूंछ बनने के लिए, इसके लिए क्या कंडीशन है कि सौर विकिरण दबाव इसके चारों ओर होना चाहिए, और इस पर प्रभाव डालना चाहिए, इसे बल जो होते हैं, दबाव का बल इसे लगना चाहिए, और यह सूर्य के नजदीक आने पर वाष्पित कणों के साथ धूमकेतु के विपरीत दिशा में फैलने से बनती है। और यह क्या होता है कि जब ये सूरज के नजदीक आएगा तो वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलेंगे, जिसके साथ धूल के कण होते हैं। तो ये धूल के कण जब सूर्य इसकी गति के विपरीत दिशा में बनता है, और इसका जो घुमावदार बनने के लिए इस पर सूर्य विकिरण का बल लगता है, दबाव के कारण से इसका घुमावदार आकार बन जाता है। ठीक है। तो इसके बाद चौथी इसका भाग होता है, कोमा के वाष्पशील पदार्थों से आयन पूंछ बनती है। अब कोमा के अंतर्गत जो वाष्पशील पदार्थ गैसें होती हैं, जो क्या होता है उनसे ये निर्मित होता है। नहीं निर्मित होता तब तक वो कोमा के अंतर्गत होता है। जब निर्मित हो जाता है, जब वे सूर्य के कब निर्मित होता है, सूर्य से पराबैंगनी फोटॉन द्वारा आयनित होते हैं, यानी सूर्य के पराबैंगनी फोटॉन जो होते हैं उनसे आयनित होते हैं, तब ये आयनिक पूंछ बनती है। और सौर हवा जो होती है इसे उड़ाकर और दूर फैला देती है, दूर तक कर देती है, तब ये प्रकट होता है। यह सूर्य से बिल्कुल दूर इंगित करते हैं, यानी सूर्य जैसे पूंछ होती है तो पूंछ के थोड़ा से अलग दिशा में ये इंगित होता है, बहुत दूर तक हो सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पूंछ का जो भाग है, दूसरे पूंछ का, तो ये नीला नीला जो हल्का दिख रहा है, ये वही है कोमा के बाद वाला पूंछ, यानी आयनिक पूंछ है। कार्बन प्लस आयनों की उपस्थिति से नीला रंग प्रदान करती है। धूमकेतु की कक्षाएं या कक्षा। धूमकेतु सौर निहारिका के बाहरी क्षेत्रों में बनते हैं, यानी जब सौर निहारिका थी तो उसके बाहरी क्षेत्रों में इनका जमाव संगठन हुआ शुरू हुआ, वहीं से बनते हैं। धीरे धीरे वे और बड़े पिंडों में बदलते गए, और जैसे जैसे पिंड बड़े होते गए वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से खिंचते हुए उसके पास आते गए। तो इस तरीके से कहाँ पर बने, जहाँ पर वाष्पशील गैस बर्फ को संघनित करने के लिए पर्याप्त ठंडी दशाएं थी। ठीक है। जैसे जैसे सूरज नजदीक आएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, बाहर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसके लिए जो संघनन की प्रक्रिया के लिए है, शुरुआत में जब ये आपका निहारिका थी तो शुरुआत बहुत दूर थी, जहाँ निहारिका स्फोट केंद्र था वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, बाहर की ओर कम था, तो इसीलिए वहाँ पर क्षेत्र पर इनका गठन शुरू हुआ। फिर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण अंदर आने लगे, और फिर तापमान बढ़ने के और चीज़ें शुरू हुई है। हालांकि हम यही माना जाता है कि इनकी जो दशाएं जहाँ पर्याप्त ठंडा था वहीं से इन्होंने इनका निर्माण हुआ। ये हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में बनती है। हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में भी, जो हमारा सौरमंडल का बाहरी क्षेत्र, अधिकतम बाहरी क्षेत्र जो माना गया अभी तक ऊर्ट क्लाउड का, वहाँ पर बनते हैं, मान सकते हैं। हम जानते हैं कि धूमकेतु की कक्षा अन्य सौरमंडल की पिंडों की कक्षाओं की तुलना में अत्यधिक विलक्षण से युक्त है। कुछ धूमकेतु 50,000 AU की कक्षाओं से आते हैं, कुछ नेपच्यून के पास से आते हैं जो सूर्य के चारों ओर खुले, और तो इसके साथ में ही सूर्य के चारों ओर गुजरने वाले भी अंतरतारकीय अंतरिक्ष कक्षा से आते हैं, यानी 3 प्रकार के धूमकेतु कक्षाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आते हैं जो परवलयाकार कक्षा से आते हैं, लेकिन सौरमंडल के सदस्य होते हैं। ये सारे जो भी होते हैं सभी सौरमंडल के सदस्य माने जाते हैं। धूमकेतु को उनकी भ्रमण कक्षा के आधार पर ही हम वर्गीकृत करते हैं। तो पहला जो छोटी कक्षा वाले, फिर बड़ी कक्षा वाले, फिर बहुत अधिक बड़ी कक्षा वाले, या अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आने वाले धूमकेतु। ठीक है। तो बड़ी छोटी कक्षा वाले जो होते हैं उनका जो उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है वो कहाँ पर है, क्यूपियर बेल्ट माना जाता है। और इनका जो परिक्रमण काल होता है, परिभ्रमण परिक्रमण परिक्रमा करने का जो समय होता है 200 वर्ष तक मान लिया जाता है। और इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो अंडाकार पथ होता है। इसके बाद जो होता है दूसरा वर्ग, उसको माना जाता है कि यह क्यूपियर बेल्ट के आगे का क्षेत्र जो होता है ऊर्ट क्लाउड तक माना जाता है। ऊर्ट क्लाउड में ही इनकी उत्पत्ति होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और तो इनका पथ अधिक क्या होता है, विलक्षण हो जाता है, यानी ये परवलयाकार पथ धारण कर लेते हैं, और परवलयाकार पथ पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमा काल अधिक समय का होता है, यानी हजारों वर्ष का हो जाता है। अब इसके बाद कुछ धूमकेतु होते हैं जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आते हैं, और उनकी कक्षाएं अति परवलयाकार होती है, जिनका भ्रमण पथ लगभग या लाखों वर्ष होता है, लगभग क्या लाखों वर्ष होता है। अंतरतारकीय क्षेत्रों से आने वाले ये अनियमित पथ पर आते हैं, या कहीं से भी प्रकट होते हैं। ठीक है। कुछ अंतरिक्ष अब
अधिकांश जो धूमकेतु होते हैं वो सूरज की परिक्रमा सूरज की एक निश्चित दूरी से करते हैं, जिससे वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? और उससे नज़दीक नहीं आते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, परिक्रमा के दौरान सूर्य से टकरा जाते हैं या अपने पथ भटक कर सूर्य के नज़दीक चले जाते हैं और टूट जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं। ऐसे उल्कापिंडों को सनक्रासर कहा जाता है। धूमकेतु का नामकरण धूमकेतु का जो प्रारंभ में कहीं भी जब होती है, संख्या कम होती है, तो जो देखता है उससे जो उसकी खोज करता है उसी के नाम पर रख दिया गया। लेकिन जैसे-जैसे इनकी संख्या खोजी गई, ज़्यादा हो गई, तो अब नाम कितने लोगों का रखा जाएगा, तो इससे परेशानी होती है। जब एक ही व्यक्ति कई धूमकेतु को खोजेगा तो कैसे नाम रखेंगे? तो इसलिए फिर आईएयू ने 1994 में एक सिस्टम डेवलप किया, अनुमोदित किया, जिसमें कहा गया कि अब नामकरण इस सिस्टम से होगा, जिसमें सबसे पहले उस वर्ष का ज़िक्र होगा, खोजे गए वर्ष किस वर्ष में खोजा गया, उसके बाद फिर वर्ष के किस भाग में खोजा गया, कि जनवरी वाले भाग के पहले पक्ष में कि दूसरे पक्ष में, फरवरी के पहले पक्ष में, दूसरे पक्ष में, इस तरीके से पखवाड़े उसमें जोड़े गए। और फिर उस साल के अंतर्गत किस नंबर पर, यानी जैसे जनवरी में खोजा गया तो पहला, फिर फरवरी में दूसरा, तो इस तरीके से इनका क्रम निर्धारित किया गया। इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रीफिक्स से उपसर्ग जोड़े गए जो इस प्रकार हैं: पी आवर्ती परिक्रमा काल 2 वर्ष से कम, सी अनावर्ती, एक्स स्लैश कक्षा निर्धारित नहीं होती है, डी आवर्ती जो छूट गया है या गायब हो गया, ए चंद्रग्रह जिसे गलती से धूमकेतु माना गया। इस तरह अब नए ढंग से क्रम में इनका नामकरण किया जाता है, जो कुछ यहाँ पर हैं: सी 1995 ओवन हेलबॉप, सी 2013 ए1 स्लाइडिंग स्प्रिंग। कुछ धूमकेतु, यहाँ पर आपके सामने कुछ धूमकेतु और के चित्रों से रखा गया है, जिसमें 67P तुरिमो ग्रासनिको, P शुमेकर लेवी 9, 81P वाइल्ड वाइल्ड 2, 9P टेम्पल 1, C 1861 G1 थैचर, आइसन, ओवामुआ, ये उस समय खोजे गए थे। ऐसे ये इंस्टेंट आपका सत्यंतर तारीखी है ओवामुआ। फिर 103P हर्टले हर्टली 2, 19P बोरेली, 109P स्विफ्ट टर्टल, 1P हेली, और 21P गैसिबी जीनर, 21 बोइसो, C 1950 G1 हेलबॉप, C 2013 A1 स्लाइडिंग स्प्रिंग। और ये है आपका वुड क्लाउड सोलर सिस्टम सही। ओके।